नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आसमान को छूने की बात तो अक्सर लोग करते हैं, कल्पना में भी बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन जो हकीकत है वो दुनिया जानती है। लेकिन अगर हम उत्साह की बात करते हैं, जोश की बात करते हैं या फिर सपनों की बात करते हैं तो वाकई आकाश का अपना ही स्थान होता है। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई नई प्रतिभा दस्तक देने आती है। उसी कड़ी में आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं आरती गुप्ता से, जो दिल्ली की रहने वाली हैं और लगभग 400 दिनों से मुंबई से उन्होंने नाता जोड़ लिया है। इस कड़ी में उन्होंने इस सफ़र में कई फिल्में की हैं, कई सीरियल्स किए हैं, बहुत सारी ऐड फिल्में भी की हैं, थिएटर से जुड़ी हैं, नृत्यांगना हैं और भी एक कलाकार के अंदर जो भी होता है, या कहा जाता है कि शॉपिंग मॉल में एक पूरा पैकेज के साथ आप लौटते हैं, जाते हैं तो हर कुछ मिल जाती है। उसी तरह का पूरा एक कह सकते हैं कि शॉपिंग मॉल की शक्ल में आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है आरती गुप्ता। आरती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये जो आपका सफ़र रहा है दिल्ली से, आप तो मूलतः राजस्थान की रहने वाली हैं, आपके माता पिताजी का जो सानिध्य मिला आपको, तो पूरा मेडिकल वातावरण था, एम्स में आपके माता पिताजी रहे, अब तो पापा रिटायर हो गए हैं आपके। ये जो मुंबई का जो सफ़र आपने तय किया, किन परिस्थितियों ने आपको एहसास कराया कि आपको मुंबई जाना चाहिए? सर जैसे कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। मैंने ग्रेजुएशन करी है फिज़िक्स ऑनर्स में, देन एमबीए किया फिनांस में, और कॉलेज प्लेसमेंट भी हुआ और बहुत ही अच्छी जॉब कर रही थी, जर्मन कंपनी थी। वहाँ पे अच्छे से सब कुछ चल रहा था, बट देन आई रियलाइज, क्योंकि जब तक कॉलेज में थी तब तक मैं शोज़ में पार्टिसिपेट करती थी, स्किट्स भी करती थी, काफ़ी कुछ चलता रहता था साइड में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। बट जैसे ही जॉब ज्वाइन किया, डेली 9 to 5 कहा जाता है, बट वो 9 to 9 की जॉब होती है, तो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन एनीथिंग विच यू हैव इन यू क्रिएटिव, वो खत्म हो जाता है। सिर्फ आप डेस्क के पीछे या कहीं भी सिर्फ बात कर रहे होते हैं। देन आई रियलाइज्ड कि मैं इस फील्ड के लिए तो नहीं बनी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ा क्रिएटिव रही हूँ। मैंने डांस सीखा है, कथक डांसर हूँ मैं, थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ। तो आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे क्रिएटिव फील्ड में ही जाना होगा। यहाँ तक की जर्नी मुंबई में तो ऑब्वियसली जर्नी थोड़ी मुश्किल हो ही जाती है, लेकिन मेरी मुंबई आने तक की जर्नी भी काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, बिकॉज मेरी बहुत एजुकेटेड फैमिली है, एवरीबडी इज़ वेरी एजुकेटेड ओवर देयर, एंड उनका ये मानना था कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है तो क्यों अब सडनली मुंबई क्यों। बट मैंने उन्हें कहा कि एक बार, सिर्फ एक बार मैं जीना चाहती हूँ अपनी तरीके से। हर वक्त सेफ्टी जोन में रह के जीना तो सभी के लिए बहुत आसान है, बट थोड़ा रिस्क लेना चाहती थी। किस अंदाज में आपके घर वालों ने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी? सर इट टुक मी 3 months। मेरे को 3 महीने लगे मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने में। उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। मेरे पेरेंट्स को जब मैंने फर्स्ट टाइम बोला कि मैं मुंबई जा, उन्होंने सोचा होगा कि डॉक्टर बन जाए बेटी? डॉक्टर तो नहीं, क्योंकि एमबीए कर चुकी थी, तो वो चाहते थे कि मैं मैनेजर ही बनूं और आगे जाके कॉर्पोरेट लेवल में अपना। लेकिन एक परंपरा रही है इस देश में कि नेता का बेटा नेता होता है, पॉलिटिशियन का बेटा तो पॉलिटिक्स में जाएगा ही, लेकिन डॉक्टर के घर में, इंजीनियर के घर में ऐसी उम्मीद की जाती है कि उनका बेटा भी उसी रास्ते पर जाएगा। इस मामले में मेरे पेरेंट्स थोड़े ओपन माइंडेड हैं। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन हाँ इंडस्ट्री को लेके थोड़े से वो क्लोज माइंडेड थे। वैसे उन्होंने हमें एजुकेशन के मामले में कभी फोर्स नहीं किया तुम यही करना है या वही करना है, हमारी जो मर्जी रही। हम 4 बहन भाई हैं, चारों अलग अलग फील्ड में। कोई भी। आपका नंबर कौन सा है? सर मैं 3रे नंबर की हूँ। अच्छा। और हम चारों में से कोई भी मेडिकल फील्ड में नहीं। 1 2 3 के बाद स्पीड पकड़ते हैं लोग। मैं चाहूँगा कि आप भी जी उसी नज़रिए से सोचें अपने करियर के बारे में। बिल्कुल सर, मुंबई ने मुझे अब तक बहुत प्यार दिया है। और अच्छा आरती, ये बताइएगा, दिल से बताइएगा, सच बताइएगा कि मुंबई को लेके एक जो पागलपन होता है, एक ग्लैमर होता है, रातों की नींद उड़ जाती है कि मैं मुंबई जाऊंगी, कुछ करूंगी, लेकिन जब आप मुंबई आई तो उस सोच में और यहाँ की हकीकत में क्या फ़र्क पाया आपने? सर ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि सपनों की नगरी है मुंबई। हर फील्ड का जो शायद ग्रोथ ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ का ऐसे 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 और सडनली ऐसे होता है। तो बिल्कुल माया नगरी है, लेकिन हाँ हर दिन काम है, हर दिन नाकाम भी है। हर दिन नाकाम भी। और हाँ, आर्टिस्ट तो शायद रोज ही जॉबलेस होता है, उसको रोज रात को अगले दिन काम के लिए सोचना होता है। तो लेकिन हमने सुना कि आपने काफ़ी फिल्में कर ली हैं, बहुत सारी ऐड फिल्में कर रही हैं, थिएटर में भी सक्रिय रही थी। फिल्मों के बारे में बताइए कि कौन कौन सी फिल्में की आपने? सर मैंने अभी तक एक मूवी मेरी रिलीज हो चुकी है, दूसरी अंडर प्रोडक्शन है। वेरी गुड। पहली मूवी मेरी बाजी जिंदगी की रिलीज हुई थी। उसमें मैंने आर्मी कैप्टन ऑफिसर का
रोल प्ले किया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि उसमें मुझे स्टंट वगैरह सब कुछ करने को मिले। मज़ा आ गया होगा आपको? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक कलाकार तब ज़्यादा एंजॉय करता है, परफॉर्मेंस में जान आ जाती है जब वो लगता है कि वाकई उस चरित्र में घुस गया है, उसको जी रहा है। एंड सच में सर, वाकई में जब मैं कैमरे के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे लगता है आई एम टॉप ऑन द वर्ल्ड। यही है जो मैं शायद लाइफ टाइम चाहती थी। तो आई रियलाइज इट। तो आपने फिर से घर वालों को बताया होगा कि भाई मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गई हूँ, आप लोग टेंशन ना लें। जी बिल्कुल। अभी क्या पोजीशन है? टेंशन उन लोगों की खत्म हो गई? सर टेंशन तो उनकी अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी तक ऑब्वियसली स्टार्ट हो गया है, लेकिन पेस वो नहीं पकड़ी है जो पकड़नी चाहिए। लेकिन शायद हर चीज़ में टाइम लगता है और टॉर्टोइस की तरह चलना ठीक रहता है क्योंकि कछुआ हमेशा रेस जीतता है, खरगोश की तरह मैं भागना नहीं चाहती। तो धीरे धीरे अपने वो काम ये बहुत अजीबोगरीब बात लग रहा है मुझे कि वाकई कोई भी इंडस्ट्री में जिनसे भी मैं मिलता हूँ तो उनके पास इतना धैर्य नहीं होता है जितना आरती के पास है, क्योंकि ये खरगोश की बात कर रही है, कछुए की बात कर रही है और कछुए की चाल इनको पसंद है जिसकी जीत निश्चित होती है। ये सब जो आइडिया आता है ये सब तो संस्कार ही है। जी सर, इसके लिए सर मैं अपनी एजुकेशन को आई एम रियली फील लकी कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई जहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। मुझे इतना एजुकेटेड किया तो आज की डेट में मैं कहीं भी जाऊँ मुझे ये पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है और किस तरीके से लाइफ को जीना है। सर क्लास इंसान के अंदर आ जाती है एजुकेशन आने के बाद। कपड़ों से, मेकअप से क्लास दिखाना, आई नो बीइंग एन आर्टिस्ट यू हैव टू डू इट, लेकिन एक आपकी पर्सनालिटी में क्लास होना वो आपको एजुकेशन देती है। अच्छा, मुंबई के बारे में कहावत है कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन कई बार इंसान को लगता है वो बहुत अकेला है। ऐसा कोई पल आया हो? सर सच्ची मेरी लाइफ में ऐसा पल नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि मुंबई ने आप बहुत लकी हैं। यस बहुत लकी हैं बिल्कुल। बहुत फ्रेंड्स रहे और खैर मेरे पेरेंट्स ठीक है उन्होंने आने में थोड़ा सा मेरे को मना किया था, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ तो हमेशा मेरे साथ वो खड़े हैं। उन्होंने इतना छूट दिया मुझे कि जिस भी मोमेंट पे तुझे लगेगा कि नहीं हो पा रहा है तो कभी मत सोचियो कि तू कहीं फंस गई है, हम तेरे साथ खड़े हैं हमेशा। तो ये उन्होंने कहा है कि ये मत सोचिए कि ऊपर से धड़ाम आके नीचे गिरेगी, हम संभालने के लिए बीच में बहुत बड़ी बात है। और वाकई ऐसे जब बातें होती है, घर से जब सपोर्ट मिलता है तो जोश दुगना हो जाता है। आरती ये बताइए कि आपके घर परिवार में जो भाई बहन हैं आपके, जैसे आपने कहा कि आप तीसरी नंबर की हैं, तो उन तीनों का क्या रिएक्शन है आज की तारीख में आपको देखकर? सर ऑब्वियसली मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन आने से पहले उन्हें सिर्फ पेरेंट्स को पता था कि मैं मुंबई आर्टिस्ट बनने जा रही हूँ, बट मेरे सस्पेंस खुल रहा है धीरे धीरे। मैंने अपने सिबलिंग्स को बिल्कुल नहीं बताया था और उन्हें मैंने यहाँ आने के 7-8 महीने बाद बताया कि मैं इंडस्ट्री में, वो भी बताया नहीं, उन लोगों ने मुझे टीवी पे देख लिया सीरियल में तो उन्हें पता चला, क्योंकि मुझे पता था वो लोग कब। सीरियल के बारे में बताइए आरती, कौन कौन सा धारावाहिक किया आपने? सर अभी तक मैंने कुछ मतलब बहुत बड़ा रोल तो नहीं किया है, लेकिन हाँ काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने 3 सीरियल में रोल प्ले किए हैं। एक सरोजनी करके जी टीवी पे सीरियल आता था, अभी वो बंद हो चुका है। चक्रवर्ती सम्राट अशोका में मैंने एक रोल प्ले किया था और अभी रिसेंटली मार्च अप्रैल में मैंने परदेश में है मेरा दिल। सब तो हिट सीरियल रहे हैं जी। उनमें मैंने कुछ करेक्ट, यानी यहाँ भी 3 सीरियल की बात करें, जैसे घर में इनका स्थान तीसरा है। जिंदगी की उड़ान जब होती तो 1 2 3 बोला जाता है। अब यहाँ पर पहुँच के आपको क्या लग रहा है कि वाकई आप सही जा रही हैं? या कभी लगता है कि वाकई चलो यार कुछ और करते हैं? नहीं सर, मेरे को ये कीड़ा बिल्कुल जम गया आपको, कीड़ा, फिल्मी कीड़ा जिसको बोलते हैं। फर्स्ट डे जब मैंने कैमरा फेस किया था उस दिन मुझे वो अंदर से जो एक सोल की आवाज़ आती है वो मुझे आ गई थी कि नहीं, यही तेरा फील्ड है, यही तेरे लिए बना है और यही शायद तू हमेशा खुश रह सकती है। तो अभी मेरे को कभी 1 सेकंड के लिए भी मुझे मुंबई आने के बाद वो सॉरी फीलिंग अपने लिए नहीं आई कि मैंने गलत कर दिया कॉर्पोरेट की हाई क्लास जॉब छोड़ के, और या कहीं तू फंस तो नहीं गई है या कुछ होगा नहीं होगा, कभी वो फीलिंग नहीं आई। हमेशा आई ऑलवेज फेल्ट वेरी मोटिवेटेड कि मैं एकदम सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। जब ऑन स्क्रीन आपको घर वालों ने देखा जी, तब किस तरह से रिस्पॉन्स मिला आपको? सर रिस्पॉन्स अच्छा था, बट मेरे पेरेंट्स मुझसे भी ज़्यादा एम्बिशियस हैं थोड़े से। तो मेरे सिबलिंग्स ने जब मुझे फर्स्ट टाइम टीवी पे देखा तो बहुत खुश थे, अरे तू टीवी पे आई। तो मैंने कहा वो मैं एक्चुअली उन्हें बताया नहीं था मैं आर्टिस्ट यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे एक्टिंग में ट्राई कर रही हूँ। तो आई सेड हाँ वो ऐसे ही मिल गया, बाई चांसली हो गया, ऐसे मेरे को थोड़ा सा बनाना पड़ा बेस। बट मेरे पेरेंट्स का कहना था इससे क्या होता है, कुछ बड़ा करके दिखाओ, ये तो कोई भी कर सकता है। इससे तो जोश और भी बढ़ता चला जाता है और जाहिर तौर पर जब घर वालों की उम्मीद बढ़ जाती है तो अपना भी जो सर्किल है, अपना भी जो
एक दायरा होता है और अपनी भी जो सोच होती है उसमें भी कहीं ना कहीं से एक नयापन आ जाता है कि चलो कुछ ऐसा किया जाए जिसको समझ कर महसूस करके घर वालों को गर्व हो हमारे ऊपर। जब बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको देखकर अक्सर लगता है कि वाकई जो चकाचौंध है उसके अंदर की जो गंदगी है, अंधेरापन है, उसमें इंसान के साथ कुछ भी होता है। उसके बारे में क्या कहेगी आप? सर ये सब कहने वाली बातें हैं, सब आपके ऊपर होता है। सबसे बेस्ट पार्ट मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि इस इंडस्ट्री में कभी मेरे ख्याल से किसी ने फोर्स नहीं किया होगा किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पे सब आपको सुनते हैं पहले, और मुझे नहीं पता बुरे लोगों के बारे में, मेरे को जितने लोग। अच्छा, अक्सर लड़कियाँ क्या कहती हैं कि मेरा शोषण हुआ। जी जी, तो शोषण तो एक तरफा होता नहीं है। जी बिल्कुल सर, इसको मानती हैं? मेरा कभी टचवुड भगवान की उससे कभी कोई शोषण नहीं हुआ। You are very lucky, yes. Yes sir. It's not been about lucky, being lucky only. आपके ऊपर होता है, आप क्या चाहते हैं लाइफ से, आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप तैयार है शोषण करने के लिए तो सामने वाला, वो चाहे ये इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो सर, मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगी, फिर आप कॉर्पोरेट में जाइए, हर जगह बैठे हैं शोषण करने के लिए लोग। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप में अपना कॉन्फिडेंस है, अगर आप में टैलेंट है, तो झक मार के लोगों को आपको लेना पड़ेगा। आपको कोई शोषण तभी करेगा जब आप में टैलेंट नहीं है, और ये फैक्ट है, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अपना शोषण भी करवा लें, तब भी आपको काम नहीं मिलेगा। तो आप में टैलेंट होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरे को अभी 1-1.5 साल ही हुआ है मुंबई में, एंड विद द गॉड्स ग्रेस मैंने एंकरिंग भी करी है, क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी करे हैं, मैंने रैम्प मॉडलिंग भी करी है, प्रिंट भी किया है, सीरियल्स भी, मूवीज़ भी, एंड कभी किसी ने कोई शोषण नहीं किया। मैंने बोला ना, शॉपिंग मॉल में सारा कुछ मिल जाता है एक साथ, वैसे ही सर आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। तो बिल्कुल मैं ये इस चीज़ को सिरे से नकारती हूँ कि ये इंडस्ट्री गंदी है। मैं तो कहूँगी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपको बेस से ट्राई करने के लिए मौका मिलता है, कोई गरीबी अमीरी नहीं देखता है यहाँ। और अब तो बहुत इंडस्ट्री भी बदल गई है, जैसे आरती की आवाज़ अच्छी है, उसका अंदाज अच्छा है, संगीत की समझ है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इनको गाने का भी मौका मिलेगा। नहीं ऐसा अक्सर होता है, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने भी अभी पिछले दिनों गाया था। प्रियंका चोपड़ा तो मेरे लिए आइकन है, मैं शायद उनको लिटरली सैल्यूट है। सर उन्होंने फॉरेन में जाके जो इंडिया का नाम रोशन किया, और सब अपने टैलेंट पे। अब तो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, अब वो प्रोड्यूस भी रीजनल मूवीज बना रही हैं, इतना कुछ कर रही हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी आइकन है। और सर उनके मैंने इतने इंटरव्यूज सुने हैं, वो इतना सटल वे में और इतना समझ के चीज़ों को जवाब देती हैं। तो सैल्यूट टू हर, एंड इट इज़ माय ड्रीम कि अगर मैं उनका इतना सा अंश भी बन पाई तो। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि उनका अंश भी बन पाई तो मैं बहुत खुशकिस्मत होंगी। लेकिन ऐसे में ये समझना बहुत ही आसान है कि इस लड़की की सोच में कितनी सुंदरता है, और संस्कृति और संस्कार का जो मिश्रण होता है उसके भी दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आरती की और आने वाली उड़ान की, और देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे कि और क्या क्या कर रही हैं इन दिनों। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम आरती गुप्ता के साथ छू लो आसमान। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दें, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ छू लो आसमान, जिसमें हम नई प्रतिभाओं की उड़ान की बात करते हैं। और जाहिर तौर पर जब कलाकार के अंदर संवेदनशीलता होती है, उसके अंदर उत्साह होता है, उसके अंदर जोश होता है, तो वो अपना रास्ता खुद तय करता है। और उसी रास्ते की अगर हम बात करें तो आज आरती गुप्ता बखूबी अपने टैलेंट की तरह साथ में अपनी प्रतिभा के साथ में लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। फिल्म कर चुकी हैं, ऐड फिल्में कर रही हैं, थिएटर कर चुकी हैं और सीरियल्स भी कर चुकी हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ तय करना बाकी है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती। ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपके अलग अलग घटनाओं की बात कर रहे थे, ज़िंदगी से जुड़े हुए तथ्यों की बात कर रहे थे। जैसा आपने कहा कि आप बहुत लकी रहे इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जब लोगों को सपोर्ट मिलता है, सब कुछ होता है। कई बार तो कहा जाता है कि स्टार के सन्स हैं लेकिन वो चल नहीं पाते, तो उस बात का फ़ायदा आपको मिलेगा। सर मेरे को ये लगता है कि एक जो फ़ायदा स्टार सन ना होने का नहीं है। खैर स्टार सन और डॉटर होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन एक फ़ायदा जो स्टार सन डॉटर होने का नहीं है वो ये है कि जब आप कभी नाम बनाते हैं ज़िंदगी में तो कोई आपको ये नहीं कहता कि ये स्टार सन और डॉटर थे इस वजह से ये बन गए। वहाँ पे आप स्टार सन और डॉटर होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही नुकसान है कि आप अपने बेसिस पे भी अगर आगे बढ़ते हैं, आप में टैलेंट होने की वजह से भी, तब भी लोगों का यही कहना होता है कि इन्हें तो प्लेटफॉर्म बनाया मिला था। तो दिस इज द बेनिफिट। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन है कि 3 खान तैयार हैं आपके साथ काम करने को। जाहिर तौर पर खान का मतलब होता है शाहरुख, सलमान और आमिर खान। अगर तीनों में से सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा हीरोइन के तौर पर आपको? सर अभी तो लिटरली मैं सिलेक्ट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरे लिए तो तीनों के साथ काम करना मतलब ड्रीम कम ट्रू। भगवान करे कि आपकी बात सच हो जाए, वो सुन ले इस मोमेंट को। बट तीनों ही खान मैं अगर खान बन जाऊं सर, मेरे लिए ये फिर ड्रीम कम ट्रू होगा। बिल्कुल। तो मतलब तीनों ही खान बहुत टैलेंटेड हैं। उनमें मतलब चाहे आप शाहरुख खान सर की बात करें, डिप्लोमेटिक जवाब देने में बहुत स्मार्ट हैं। नहीं सर, ये डिप्लोमेटिक जवाब नहीं है। नहीं ये कि तीनों को कि एक का नाम नहीं ले सकती मैं। सर तीनों में अलग क्वालिटीज हैं सर। तो प्रोजेक्ट तीनों का बना लेते हैं ना। सर आपका भी ट्रिपल रोल कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर कल्पनाओं का जो स्थान है वो उसको कोई छू नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। आप जैसा सोचते हैं वैसा कर सकते हैं। बाहुबली में जिस तरह से तकनीकी रूप से हमने हिंदी फिल्मों का विकास देखा है, तकनीकी रूप से जो आज हम दुनिया के किसी भी फिल्म को टक्कर दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये बताइए आपके अंदर और क्या क्या खामियां हैं? खूबियाँ तो सब जानते हैं, खामियां मतलब माइनस पॉइंट। सर खामियां तो मतलब खाना बना लेती हैं आप? सर खाना हाँ बना लेती हूँ। गाना गा लेती हैं आप? गाना तो सर बाथरूम तक ही सीमित है मेरा गाना। लेकिन आजकल एक नया दौर आ गया है, बेसुरे लोगों को भी मौका दिया जा रहा है। सर नहीं, अभी ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है। ए क्या बोलती तू, गणपत चायला, ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। तो अगर आपको मान लीजिए कि किसी ने प्रपोज कर दिया कि भाई आपको इसमें गाना गाना पड़ेगा तभी आपको ये रोल मिलेगा, तब? सर फिर अगर मेरे को लिटरली कोई भी चैलेंज दिया जाए दुनिया को, तो फिर तो मैं उसे जी जान से निभाती हूँ, चाहे मुझे फिर उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़े, बट मैं फिर ज़रूर गाऊंगी। अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन है आज की तारीख में? सर जो बाथरूम में गुनगुना लेती हैं आसानी से? सर आई जनरली लाइक सॉफ्ट सॉन्ग्स, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई मूड। कि कई बार मेरे को पार्टी सॉन्ग्स पसंद होते हैं, कभी अकेले में बैठे होते हैं तो थोड़े से सॉफ्ट सॉन्ग पसंद होते हैं। हाँ। और इस तरीके मतलब आई कैन नॉट से। अच्छा, एक दौर था जब हिंदी फिल्मों में लोग इमेज को देखते थे कि मुमताज़, साधना, जीनत अमान, परवीन बॉबी, मीना कुमारी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको सुन के ही लगता था कि ऐसा। अच्छा, आपने कभी कुछ सोचा अपने बारे में कि आपकी किस तरह की इमेज हो? सर आई जस्ट सेड थोड़ी देर पहले, मैं प्रियंका चोपड़ा को अपना आइकन मानती हूँ। लिटरली अगर मैं अपनी इमेज बनाने चाहती हूँ तो
शायद उन्हीं की जैसी बनाना चाहती हूँ। वो तो सब कुछ कर लेती है, एक्शन वगैरह सब कर ही लेती सब है। कुछ कर लेती है एंड द बेस्ट पार्ट वो सब कुछ ट्राई करने के लिए रेडी रहती हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हैं, एलिगेंट हैं, ग्रेसफुल हैं, क्लास हैं उनमें, टैलेंटेड हैं। उन्होंने इतनी वैरायटीज़ में मूवी करी है। उनका बर्फी में रोल देखिए, सात खून माफ में रोल देखिए, या एकदम एंटरटेनमेंट टाइप वक्त मूवी में उनका रोल देखिए। तो वो सब कुछ कर रही थी, कॉमेडी से लेकर सीरियस रोल से लेकर एवरीथिंग। तो शी इज़ माय आइकन। और आज की जो तारीख है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है टैलेंट दिखाने का, तो टैलेंट का मतलब ही होता है आपके अंदर की सारी प्रतिभाएं। अगर आपको मौका मिला एक्टिंग के अलावा तो और कौन सा ऐसा पक्ष है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको बहुत आकर्षित करता है? सर मैंने जैसे बताया मैं एंकरिंग भी करती हूँ, तो मुझे माइक के साथ, माइक और मेरी अच्छी खासी दोस्ती है, तो माइक पे मैं अच्छा बोल लेती हूँ। तो एंकरिंग में आई ऑलवेज ट्राई। मॉडलिंग, रैंप पे चलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई फील लिटरली गुड। और कथक तो आपने? यस सर, डांस इज एक्चुअली कथक में भी मुद्रा होती है ना चेहरे से। yes, तो खड़े होकर तो कोई भी कर लेता है। अभी आप स्टूडियो में एक छोटा सा फ्रेम है, उसमें अगर कुछ मुद्रा दिखाना होगा तो कुछ एक आध अगर हो सके तो बहुत ही। नहीं सर, एक्चुअली एक माहौल होता है। खैर आई वुड से कि कथक की हर मुद्रा ही प्यारी है। टुकड़ा भी तो याद होगा ना आपको कुछ जिसपे आप एक्शन वैक्शन करती होंगी, अदाएं होती हैं उसमें? सर सीरियसली अभी उस मोड में नहीं हूँ, बट हाँ आप किसी दिन मुझे डांस के लिए स्पेशली बुलाएंगे, मैं जरूर डांस करके दिखाऊंगी। तो ये वादा रहा, आप चैलेंज स्वीकार करती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और क्या क्या विशेषताएं महसूस करती हैं आप अपने अंदर? क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर पहले आपने मुझसे पूछा था, मैं जवाब नहीं दे पाई। मेरा फेवरेट सॉन्ग, हाँ, एक सॉन्ग है सर, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। वाह, दैट इज वेरी गुड, लिटरली माय फेवरेट सॉन्ग। और जब भी मैं कोई थोड़ा सा बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इसको सुन के। बिल्कुल जी। तो अगर आपके अंदर कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन में आप अपने आप को बिल्कुल इधर उधर भटका हुआ पा रहे हैं, तो ये गीत सुन लीजिए, ज़रूर आपको राहत मिलेगी। तो एक लाइन गा दीजिए प्लीज़ अपने दर्शकों के लिए जो आपको अभी देख रहे हैं। सर मैं एक दूसरा सॉन्ग गाती हूँ जो मैं जनरली गाती हूँ, वो आई लव दिस सॉन्ग। ओके। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, बहुत खूब, जो वो समझ सके ना हम। क्या बात है। मुबारका तुम्हें वो रोज किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास के सबसे दूर हो गए। बहुत खूब, अजीब दास्तां है ये। बहुत खूब। वाकई जिस तरह से भाव खा रही थी अभी तक आप, नहीं सर, कि बाथरूम सिंगर हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, तो इसका अंदाज़ा हमारे दर्शक बखूबी लगाएंगे कि वाकई आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। मैंने तो बिल्कुल पास कर दिया है आपको। और जाहिर तौर पर संगीत की बात हो या फिर अलग अलग विधाओं की अगर हम बात करते हैं, तो और भी जिस तरह से फिल्म में आने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी, आपने कभी कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी ली इसके अलावा? मैंने क्योंकि आप थिएटर का मतलब होता है संपूर्ण ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। फिल्मी ट्रेनिंग भी कभी लेने की कोशिश की आपने? सर मैं लिटरली जब मुंबई आई थी तो थिएटर और डांस सीख के आई थी। बाकी जो कुछ मैंने यहाँ सीखा है तो वो ऑन कैमरा ही सीखा है। डायरेक्टर्स काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, जब हम नहीं कर पाते हैं तो वो बताते हैं। और सबसे पहला मुंबई में आके आपका किसी से इंट्रोडक्शन होता है तो कास्टिंग डायरेक्टर से होता है। हाँ। और सर वो कास्टिंग डायरेक्टर लिटरली जब हम ऑडिशन देने जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली बताते हैं किस तरीके का उन्हें परफॉर्मेंस चाहिए, आपको कितनी सटल एक्टिंग करनी है, कितनी लाउड करनी है, कहाँ कैसी करनी है। तो सर मैंने ऑडिशंस के दौरान बहुत कुछ सीखा है, फिर ऑन सेट्स बहुत कुछ सीखा है। एक ज़माना था आरती कुछ में पहले कि डायरेक्ट एक्टर प्रोड्यूसर के पास जा पाता था, डायरेक्टर से बात कर पाता था। अब तो कास्टिंग डायरेक्टर आ गया है, ऑडिशन आ गया है। इसको आप सही मानती हैं? सर सही भी है मेरे ख्याल से। सही भी है जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। नहीं सर, सही इसलिए है कि कास्टिंग डायरेक्टर को एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट पता होती है कि किस तरीके का रोल है, किस तरीके का करेक्टर है, किस टाइप का पर्सन इसमें सूट करेगा और किस टाइप का नहीं करेगा। तो वो उसी रोल के क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्शन करके डायरेक्टर तक भेजता है और प्रोड्यूसर तक भेजता है। तो शायद उन लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है जॉब, उन पर्टिकुलर सिलेक्शन में से लोगों को सिलेक्ट करना। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है सर कि हर दरवाजे पे नॉक नहीं करना। एक जगह ऑडिशन हो रहे हैं, ऑडिशन दिए और दे पर्टिकुलरली फील वी आर फिट इन द रोल, तभी हमें वहाँ पे आगे भेजा जाता है। बिल्कुल। धारावाहिकों की दुनिया भी अब बहुत बदल गई है। यहाँ पर
धार्मिक सीरियल में, यानी कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक सीरियल है, जो सांस्कृतिक है, धर्म से जुड़ा हुआ सीरियल है, उसमें भी डिज़ाइनर कपड़े आ गए हैं। पिछले दिनों हमने रामायण महाभारत में भी देखा कि ऐसे भी वस्त्र हो सकते हैं, ऐसे भी किरदार हो सकते हैं, तो वाकई उसका बहुत असर पड़ता है। अगर हम ड्रेस सेंस की बात करें तो आपको कहाँ तक एक्सपोजर के बारे में क्या सोचती हैं आप? सर, इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। स्टोरी की डिमांड क्या है, रोल की डिमांड क्या है। सर, एक मूवी आई थी बैंडिट क्वीन, उसकी रिक्वायरमेंट थी एक्सपोजर की, तो वहाँ पे कुछ भी चीप नहीं लगा। तो अगर रोल की रिक्वायरमेंट जैसी है वैसा ही अगर एक्सपोज करना पड़ता है तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन सर स्टोरी की रिक्वायरमेंट स्टोरी ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन स्टोरी की शक्ल में कई बार यस सर प्रेशर भी डाला जाता है कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड है, ऐसा लगता है? हाँ, नहीं सर, ऐसा मतलब अभी तक मैंने सीरियसली कोई एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ। जैसे हम दर्शक के तौर पर कोई फिल्म देखते हैं तो कई बार लगता है कि वाकई इसकी ज़रूरत नहीं थी सर, ये मैं लेकिन एक्टर की मजबूरी हो जाती है क्या? शायद सर हो भी सकता है। बिल्कुल। और सर जैसे आप देखिए कि अगर ऐसा कहा जाए कि एक्सपोज करने से मूवी चल जाती है तो पिछले कुछ टाइम का आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। कोई भी ऐसी मूवी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोज कराया गया हो एक्ट्रेस से, या बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्ट्यूम छोटे वोटे पहनाया गया हो, ऐसी मूवी नहीं चली। क्योंकि आज भी हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया के व्यूअर्स हैं, वो इमोशन से कनेक्ट करते हैं। आप मूवी में एक भी एक्सपोजिंग सीन ना डालो, लेकिन अगर स्टोरी है, इमोशंस है, और ऐसी बहुत सारी मूवी आ रही हैं सर। अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया जो मूवी आई थी, पूरी मूवी में आलिया भट्ट ने या किसी ने भी एक भी एक्सपोजिंग सीन नहीं किया था। काफ़ी मॉडर्न वैल्यूज़ पे भी मूवी बनी थी, उसमें मॉडर्न कैरेक्टर्स थे, लेकिन उसके बावजूद मूवी सुपर डुपर हिट थी। और एक्सपोज जैसी मूवीज़ जो बहुत सारी आई अनलिमिटेड, लेकिन सारी हिट नहीं हुई। जो स्टोरी के हिसाब से जहाँ एक्सपोज हो रहा है वो हिट थी, लेकिन आप सिर्फ कुछ भी, सर हमारे व्यूअर्स बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं आज की डेट में इंडिया के, आप कुछ भी उन्हें परोस के दे दीजिए, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप पिछले कुछ टाइम का ऑडियंस के पास बहुत सारे ऑप्शन भी आ गए हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। सस्पेंस पिक्चर देखनी है, मुझे थ्रिलर देखनी है, या फिर मुझे फैमिली फिल्म देखनी है। सर कुछ भी हो, लेकिन वो आपने अपनी फैमिली के साथ लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी? सर मैंने लिटरली बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मैं एजुकेशन की वजह से बहुत टाइम अभी ज़रूर देख लीजिएगा टाइम निकाल के, क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ दुनिया में होता नहीं है। और बॉलीवुड में भी जिस तरह से आरती ने कहा कि एक परिवार से कम नहीं है, इस बॉलीवुड में जब आपके अंदर प्रतिभा होती है तो कहा जा सकता है कि वाकई आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके अंदर दम होना चाहिए। तो बस आरती की बातों को सुनते हुए, इनके काम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वाकई इन्होंने आसमान छूने की जो कल्पना की है उसमें बहुत जल्दी इनको सफलता मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आरती आने वाले दिनों के लिए। और हम चाहेंगे कि चलते चलते कुछ ऐसा कहें आप उन लोगों के लिए जो मुंबई नहीं पहुंच पाते। मेरा ये कहना है कि आप सभी लोगों से जो मुझे देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, अगर आपके अंदर वाकई टैलेंट है और आपको लगता है कि ये फील्ड ही है, आप इसमें इसके लिए बने, तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा रिवॉल्व भी करना पड़े तो ज़रूर करिए, लेकिन अपने दिल की सुनिए। क्योंकि जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। ये सब कहने वाली बातें कि आप में ये है, आप अगर बहुत सुंदर हैं, या आप बहुत सुंदर नहीं हैं, या आप स्टार फैमिली से हैं, या डॉक्टर हैं तभी आप डॉक्टर की फैमिली से तभी आप डॉक्टर बनोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की हिस्ट्री में जाके देखिए, कोई भी कहीं से भी निकला है और उसने हिस्ट्री खुद क्रिएट करी है। तो जस्ट लिसन टू योर हार्ट। तो अपने मन की बात सुनिए, कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। इसी सच्चाई को अगर आपने समझ लिया है तो आपको वाकई आरती गुप्ता, माफ़ कीजिएगा, कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। इसकी जो सच्चाई है उसको अगर आपने समझ लिया तो आरती गुप्ता की तरह आप भी इनकी भाषा में बात कर सकते हैं कि बस अपने दिल की बात सुनिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।